चलिए, तो हम बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब जैसा कि हमारे को पता है, जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, एनिमल्स के अंदर कौन कौन सा वेस्ट एक्यूमुलेट होता है बॉडी के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, किसी के अंदर तो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2 भी वेस्ट है बच्चों, वाटर भी है, आयंस भी। देखो ये वो सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होती है, ठीक है जी, जो एक्यूमुलेटरी प्रोडक्ट्स है। आयंस में जैसे कि सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोरीन आयंस होते हैं, ठीक है, फॉस्फेट हमारे पास होता है, सल्फेट हमारे पास होता है, एटसेट्रा। दीज आर द सब्सटेंस विच एक्यूमुलेट। और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू, बाय अदर मींस लाइक एक्सेस इंगेशन के थ्रू भी हमारी बॉडी में वेस्ट आता है। तो ये सारा सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्शली, पूरा का पूरा या पार्शली, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड्स, इसको बॉडी में से रिमूव करना पड़ता है, इसका एक्सक्रीशन होता है। तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, ठीक है जी। वो किसी भी तरीके का वेस्ट हो बॉडी में से रिमूव होना, वो हमारा यहाँ पर बच्चों एक्सक्रीशन कहलाता है। अब हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं, आयंस होते हैं, CO2 है, वाटर है, ये सब हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं एंड बॉडी हैव टू बी एलिमिनेटेड, ठीक है। जो नेचर होता है नाइट्रोजनस बेस का फॉर्म एंड देयर एक्सक्रीशन वेरी अमंग एनिमल्स। ये भी बात याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजन वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, उसका नेचर डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग एनिमल्स में वेरी करता है और उस हिसाब से अलग अलग एक्सक्रीशन उनके अंदर होता है। मेनली ये चीज डिपेंड करती है ऑन द हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट मतलब किस तरीके से, वाटर की अवेलेबिलिटी के बेस पर, ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर पे डिपेंड करता है। जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, ये मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट है। दीज आर द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट। ये हमारे पास बच्चों मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जिनको हमारे को बॉडी में से रिमूव करना होता है, ठीक है। अब जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है, जैसे मैं बात करता हूँ प्रोटोनेफ्रिडिया है, नेफ्रिडिया है, ठीक है, उनके अंदर ये सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं बच्चों, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने एनिमल किंगडम में ही पढ़ा है। तो किसी के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया है, किसी के अंदर नेफ्रिडिया है, किसी के अंदर मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है, किसी के अंदर ग्रीन ग्लैंड्स है, एंड किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल्स, यू नो दैट वेरी वेल। सो दे नॉट ओनली एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सिर्फ नाइट्रोजन वेस्ट को एलिमिनेट करते नहीं है, but also help in the maintenance of ionic and acid base balance of the body। अब ये क्या करता है, बॉडी के अंदर आयंस के बैलेंस को भी मेंटेन करता है, एसिड बेस के बैलेंस को भी मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस है, सिर्फ नाइट्रोजन वेस्ट को एलिमिनेट करने की बात नहीं है। अब हमारी बॉडी के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडन, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, अर्जेंटा, ठीक है, बहुत सारे, ये कुछ कुछ मैंने जो आपको बताया, टोटल 115 से ज्यादा एलिमेंट्स है, जिसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी में आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट, उन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन करना, इनकी कंसंट्रेशन के हिसाब से बॉडी के अंदर एसिड बेस के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, ये बहुत जरूरी होते हैं। अगर इन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, मान लीजिए बॉडी के अंदर अगर फॉस्फेट बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर अगर मैग्नीशियम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इनकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनके एक्यूमुलेशन होता है आयंस का, ठीक है, तो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस फीवर, वीकनेस, है ना, ये सारी चीजें बॉडी के अंदर आ जाती है। तो उन सब के लिए भी बहुत जरूरी होता है, और आल्सो बॉडी फ्लूइड को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी, ठीक है जी। बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करना ही बहुत जरूरी है। उसी के अंदर हमारे पास जो मेजर चीज है बच्चों, वो है किडनी। तो बॉडी फ्लूइड को भी मेंटेन करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करने की प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। अब किडनी इसमें ये काम अच्छे से करती है ना। अब सर्दियों में क्या होता है, यूरिनेशन कम होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को कम होती है,
तो यूरिनेशन ज्यादा होता है सर्दियों में, वाटर की रिक्वायरमेंट बॉडी को बहुत कम है, यूरिनेशन ज्यादा होगा। गर्मियों में क्या होता है, यूरिनेशन बहुत कम होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, पसीना निकलता रहता है, बार बार पानी पीते रहते हैं, उसके बावजूद हम लोग क्या देखते हैं, यूरिनेशन कम होता है। तो इस हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर ये वाटर साइकिल चलती रहती है, ऑस्मो रेगुलेशन चलता रहता है। अब जो लोग, ठीक है, जिनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होती है, यानी बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने इंटरनल सिस्टम को मेंटेन कर पाते हैं, बॉडी के लेवल को मेंटेन कर पाते हैं, वो कहलाते हैं होमियोस्टेसिस। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, होमियोस्टेसिस कहलाते हैं। और हम लोग कौन है जी, हम लोग, इसका मतलब यहाँ पर होमियोस्टेसिस है, वी आर होमियोस्टेसिस, क्योंकि हमारे अंदर किडनी इस काम को बहुत अच्छे से कर रही है। ठीक, अब ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं, दो चीजें आती है। जो जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं उस हिसाब से दो तरीके के हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर और दूसरे होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। क्या जी, एक ऑस्मो कन्फर्मर है और दूसरे हमारे पास यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेटर है बच्चों। ऑस्मो रेगुलेटर कौन होते हैं, जो बॉडी की ऑस्मोलरिटी को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, दोज रेगुलेट बॉडी ऑस्मोलैरिटी। ठीक है जी, जो बॉडी को ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सकते हैं वो हमारे ऑस्मो रेगुलेटर हो गए। ऑस्मो कन्फर्म कौन होते हैं, जो रेगुलेट नहीं कर सकते, कांट रेगुलेट बॉडी ऑस्मोलैरिटी, कांट रेगुलेट बॉडी ऑस्मोलरिटी, ये बॉडी की ऑस्मोलरिटी को रेगुलेट नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इनके अंदर नॉर्मली कुछ फ्रेश वाटर वाले ऑर्गेनिजम्स और इनवर्टिब्रेट्स इनके अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, चलिए किस तरीके से होती है वो भी बात करेंगे। चलिए उससे पहले एक चीज और, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेजर लेवल पे तीन तरीके के हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं बच्चों, जिसमें अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स है। वाटर के रिस्पेक्ट्स में तो ऑस्मो रेगुलेशन वाले ऑस्मो रेगुलेटर, ऑस्मो कन्फर्मर हो गए, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास होते हैं अमोनोटेलिज्म। एक तो हो गए बच्चों हमारे पास यहाँ पर अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब अमोनोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म, मोनोटेलिज्म का मतलब था एक्सक्रीटिंग अमोनिया की प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया। अब यूरिक एसिड भी अमोनिया है, यूरिया भी अमोनिया, और अमोनिया तो अमोनिया है ही बस। तो अमोनिया को रिमूव करने की प्रोसेस अमोनोटेलिज्म कहलाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इस हिसाब से तीन तरीके के ऑर्गेनिज्म हो गए। कुछ तो हो गए अमोनोटेलिक। अब अमोनोटेलिक कौन है, जो निकालते हैं एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। देयर इज अ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है जी, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, इसमें फिश आती है बच्चों, नॉर्मली इसके अंदर फिश वगैरह जो होती है वो इसके अंदर आती है, क्योंकि नाइट्रोजन वेस्ट को निकालने के लिए बहुत सारे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसा कर पाते हैं। तो एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन वेस्ट निकाल रहे हैं लेकिन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, अमोनिया की फॉर्म में, तो हमारा अमोनोटेलिक कहलाते हैं। दूसरे ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास यूरियोटेलिक। अब यूरियोटेलिक कौन होते हैं, जिनकी बॉडी में से वेस्ट निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, जिनकी बॉडी में से यूरिया वेस्ट निकल रहा है। और इसके अंदर हमारे पास आते हैं बच्चों एम्फीबियंस है और मैमेलियंस है। एम्फीबियंस और मैमेलियन होते हैं जिनके अंदर यूरिया वेस्ट निकलता है, तो वो आपके यूरियोटेलिक कहलाते हैं। तीसरे होते हैं हमारे पास यूरिकोटेलिक, जिनकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट निकलता है। देखो यूरिक एसिड हमारे अंदर ही बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर
एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड की फॉर्म में यूरिक एसिड वेस्ट यहां से निकल रहा है। और जो यूरिक एसिड वेस्ट यहाँ पर निकलता है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आपके रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और इंसेक्ट्स है बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पर 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज होती है। अब मैं बताता हूँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। भाई एक्सक्रीटरी वेस्ट मैंने बता दिए कि कौन कौन से होते हैं, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, यूरिया है। चलिए अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम से है वैसे तो, लेकिन उनके एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हमारे पास सबसे पहले आता है जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया बोलते हैं और इसी को हम लोग यहाँ पर फ्लेम सेल के नाम से भी इसको जानते हैं, क्वेश्चन आता है। तो नॉर्मली ये भी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो प्रेजेंट होता है प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर। जिसके अंदर फ्लैट वॉर्म है, रोटिफर्स है, ठीक है जी। कुछ कुछ एनेलिड्स भी है, सम एनेलिड्स एटसेट्रा, ठीक है जी। ये हमारे अंदर होते हैं इसके अंदर। फिर आते हैं हमारे पास बच्चों नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया इज बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द एनेलिड्स के अंदर जो एनेलिडा होते हैं। कुछ कुछ एनेलिड में प्रोटोनेफ्रीडिया, अदरवाइज जो मेजर आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो नेफ्रीडिया है। देन उसके बाद में है माइलफिजियन ट्यूब्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। माइलफिजियन ट्यूब्यूल्स हमारे पास, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बच्चों इंसेक्ट्स के अंदर। और फिर हमारे पास देयर आर सम एंटीनल ग्लैंड्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है, एंटीनल ग्लैंड्स। और इसी को हम लोग यहाँ पर ग्रीन ग्लैंड्स के नाम से भी क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर क्रस्टेशियंस आते हैं, लाइक प्रॉन वगैरह जो होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ कुछ हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इन सारी प्रोसेस के बारे में बच्चों, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहला हम बात करते हैं अमोनोटेलिज्म के बारे में। तो अमोनोटेलिज्म के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जो वेस्ट होता है हमारा वो अमोनिया है, यानी कि NH3, ठीक है। बहुत खतरनाक वेस्ट होता है बच्चों। एंड मैं आपको बताऊं, इट इज द फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है जी। इट इज द फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है ये। तो मेटाबॉलिज्म के बाद सबसे पहला जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास ये ही होता है, ठीक है। एक खास बात ये है कि इसको बॉडी में से रिमूव करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एटीपी नॉट रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन में या फिर एलिमिनेशन ऑफ NH3। एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन, इसके एलिमिनेशन के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड इट इज हाईली टॉक्सिक, ये हाईली टॉक्सिक होता है बच्चे, ठीक है जी। अगर हमारी बॉडी में अमोनिया यूज होता है, अमोनिया बनता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये हाईली टॉक्सिक होता है, सीधा सीधा अटैक करता है किडनी के ऊपर। इवन हमारी डाइट के अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं, प्रोटीन का इंटेक बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, प्रोटीन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की यूनिट होती है अमीनो एसिड। तो प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है तो अमीनो एसिड निकलता है, और अमीनो एसिड के ब्रेक होने के कारण अमोनिया निकलता है, जो सीधा सीधा किडनी के ऊपर अटैक करता है। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर बन रहा है, इसको रिमूव करने का बहुत आसान तरीका है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। इनटेक ऑफ वाटर, वो भी हाई अमाउंट में, बहुत ज्यादा आप पानी पिएंगे
तो हमारी बॉडी में से ये रिमूव हो जाता है, इसलिए कॉन्टिन्यूटी में पानी पीते रहना चाहिए भैया। चलिए, तो एक्सक्रीट थ्रू जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू इसका एक्सक्रीशन होता है नॉर्मली, एक्सक्रीशन बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर इसका एक्सक्रीशन होता है। अच्छा जी, इसका मतलब ये कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है भाई जो एक्सक्रीशन कर रहे हैं आपका डिफ्यूजन के थ्रू? तो नॉर्मली इनके अंदर देखो, इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर एक तो आते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है जी, प्रोटोजोआ इसके अंदर मेजर है आपका, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा है, पोरीफेरा है, पोरीफेरा के अंदर भी सिर्फ स्पॉन्जिस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद सीलेंटेटा है जिसके अंदर हाइड्रा आता है। अभी मैंने आपको बताया प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है जी, प्लेटीहेल्मिन्थस इसके अंदर आता है, यानी कि जो आपका फ्लैट वर्म होता है, प्लेनेरिया है, ठीक है जी। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास, एशेलमिन्थस है, और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है, मोलस्कस है, इसके अंदर इकिनोडर्मेटा है, फ्रेश वाटर में जो बोनी फिश पाई जाती है वो है, टेडपोल लार्वा है, एक्वेटिक रेप्टाइल्स है, उन सब के अंदर से अमोनिया निकलता है बच्चे, ठीक है जी, ये याद रखना। जैसा कि मैंने बताया कि हाईली टॉक्सिक होता है, तो टॉक्सिसिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, ठीक है जी, तो सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक सब्सटेंस अपने पास है वो यहाँ पर अमोनिया है। फिर उसके बाद में मेरे पास यहाँ पर यूरिया है, और सबसे लास्ट में नंबर आता है यूरिक एसिड का। और ये जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू द टॉक्सिसिटी बोल रहा हूँ भाई, ये टॉक्सिसिटी के रिस्पेक्ट में है। तो सोचिए कौन सी चीज ज्यादा खतरनाक है। बाकी आजकल तो हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो चुका है कि बॉडी के अंदर यूरिक एसिड भी बहुत ज्यादा बनता है, उसकी वजह से जॉइंट पेन, जोड़ों में, घुटनों में दर्द, बहुत सारी चीजें जो हो रही है, ठीक। चलिए, तो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ये एक्सक्रीट होता है नॉर्मली डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। लेकिन कुछ कुछ जैसे मैंने बताया फिश का भी अगर मैंने बोला है, तो उनके अंदर क्या होती है, गिल मेम्ब्रेन्स होती है, तो उनके थ्रू वो अमोनिया निकालता है एज ए अमोनियम सॉल्ट, ठीक है जी। और किडनी बहुत ही मेजर रोल अदा करती है बच्चों एलिमिनेशन में, ये बात भी आपको पता होना चाहिए इन रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जो एंड प्रोडक्ट है वो अमोनिया है, और जिन एनिमल्स के अंदर ये अमोनिया निकलता है, मोनोटेलिज्म प्रोसेस होती है, वो मोनोटेलिक कहलाते हैं। और ये एक बेसिक कैटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है जी, जो बॉडी के अंदर बनता है और ये हार्मफुल होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, और इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि हाई पीएच, ड्यू टू द हाई पीएच वैल्यू। अब पीएच वैल्यू अगर हाई है तो इसका मतलब ये क्या है भैया, ये मेरे पास एल्केलाइन है, ठीक है जी, जिसकी वजह से क्या होता है आपका, हार्मफुल होता है। इट मस्ट बी एक्सपेल्ड एज सोन एज इट इज फॉर्म, जितनी जल्दी बॉडी से बाहर निकल जाए उतना ज्यादा बढ़िया होता है। और 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी में से बाहर निकालने के लिए कम से कम 300 से 500 ml ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो ज्यादातर मोनोटेलिज्म होते हैं वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं बेटा, मोस्टली एक्वेटिक। अगर हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया वेस्ट निकलता है और इतना पानी हम पीते हैं, सोच रहे हैं आप लोग आधा आधा लीटर सिर्फ 1 ग्राम अमोनिया निकालने के लिए, हम तो भैया पूरे दिन पानी में रह जाते, ठीक है। यही काम रहता पानी निकालने का बॉडी से, यूरिनेशन का, बारह पानी पियो यूरिनेशन करो। तो प्रोटोजोआ में, स्पॉन्जिस में, सीलेंट्रेट्स में, क्रस्टेशियंस में, इकिनोडर्मेटा में, बोनीफिशिस में कुछ एक्वेटिक लार्वा होते हैं, एम्फीबियन, टेडपोल, और कुछ और भी एक्वेटिक एम्फीबियंस है जैसे सैलामेंडर्स है, उनके अंदर ये सारी चीजें हमारे को देखने को मिलती है। और एक्वेटिक एम्फीबियंस जो होते हैं वो अमोनिया निकालते हैं इन यूरिन, यूरिन में। और जो मैंने बताया मेनली जो फिश होती है कुछ कुछ, वो गिल मेम्ब्रेन से आपका अमोनिया निकालती है एज अमोनियम सॉल्ट बच्चों। तो ये हमारे पास अमोनोटेरिज्म के बारे में। अब हम बात करते हैं आप लोगों से, यूरिया जो लोग निकालते हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूरिया वेस्ट निकलता है, वो आपके यूरियो टेलिज्म कहलाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं अब लोग यूरिया के बारे में। चलिए जी,
तो यूरिया जब निकलता है तो जिनके अंदर यूरिया निकलता है वो यूरियोटेलिज्म कहलाते हैं हमारे पास, दैट इज द NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक, तो जिनके अंदर यूरिया निकला वो कहलाएंगे यूरियोटेलिज्म। ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं, ये कहाँ बनता है, मेन नाइट्रोजन वेस्ट इसमें यूरिया है, और जो ऑर्गेनिज्म यूरियोटेलिज्म शो करते हैं वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। और नॉर्मली बनता कहाँ पर है, फॉर्म्ड इन लीवर सेल। तो लीवर सेल के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं यूरिया की फॉर्मेशन होती है। लीवर सेल के अंदर भी कहाँ पर भैया, लीवर सेल के अंदर इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो लीवर सेल का माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर फॉर्मेशन होती है बच्चों यहाँ पर यूरिया की। और कैसे बनता है, बाय डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। यहाँ पर क्या होता है, अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन होता है बाय डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। तो जब अमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन होती है देन फॉर्मेशन होती है बच्चों यूरिया की। बहुत सिंपल सी बात है, ये मेरे पास NH3 है, और इन लीवर सेल के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होगा इसका, और डिटॉक्सिफिकेशन के कारण फॉर्मेशन हो जाती है किस चीज की, यूरिया की। ये प्रोसेस यहाँ पर चलती है। ठीक, चलिए, तो यूरिया जो होता है थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है कंपैरिजन टू दैट। कम टॉक्सिक भी कितना, लगभग लगभग 1 लाख टाइम्स लेस कंपैरिजन टू अमोनिया बच्चों। ठीक है, सो इट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर सम टाइम, बॉडी के अंदर स्टोर कर सकते हैं थोड़े समय के लिए, विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द बॉडी टिश्यू, लेकिन थोड़े समय के लिए। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर आपका सॉल्यूबल होता है यूरिया हमारे पास। ठीक है जी, एंड इसके अंदर एक चीज और है कि जो आपका ये जो यूरिया होता है, इट एक्ट एज बोथ वेस्ट प्रोडक्ट एंड ओस्मो रेगुलेटरी सब्सटेंस, दोनों की तरह काम करता है। एक्ट एज बोथ, दोनों की तरह, यानी किस तरीके से, एक तो वेस्ट प्रोडक्ट एंड हमारा ओस्मो रेगुलेटरी सब्सटेंस बच्चों। ठीक है जी, तो ये दोनों की तरह काम करता है, एक्ट एज बोथ वेस्ट एंड ओस्मो रेगुलेटरी सब्सटेंस के हिसाब से ये काम करता है। चलिए, दूसरा वाटर में सॉल्युबल होता ही है, मैंने आपको बताया, और लगभग लगभग 100 ml ब्लड, याद रखना जी, 100 ml ब्लड दिखाई दे रहा है। चलिए, 100 ml ब्लड कंटेन, 100 ml ब्लड के अंदर कितना यूरिया प्रेजेंट होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। लगभग 18 से 30 ग्राम, 18 से 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट होता है 100 ml ब्लड के अंदर बच्चों। ठीक है जी, उसके अलावा इट इज टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। ठीक है जी, टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एडेप्टेशन होती है, यूरिया निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 ग्राम यूरिया निकालने के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 ml वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एडेप्टेशन फॉर टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ बच्चों, और ये पाया जाता है किसके अंदर जी, हमारे अंदर, यानी मैमल्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, यूरिया निकलता है बेस। तो जनरली फाउंड इन एनिमल्स विच कैन रिटेन कॉन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ यूरिया फॉर हाइपरटोनिसिटी इन देयर ब्लड एंड देयर बॉडी फ्लूइड, अदर बॉडी फ्लूइड, कोई समस्या नहीं किसी भी तरह की। तो नॉर्मली ये हम देखते हैं कि आपका प्रेजेंट होता है इन ह्यूमंस। मैंने बताया ना, 1 ग्राम यूरिया निकालने 50 ml वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो कोई समस्या नहीं है। तो इट इज टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। और उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, जो एडल्ट एम्फीबियंस होते हैं, एडल्ट एम्फीबियंस के अंदर भी ये चीज देखने को मिलती है। और आपका जो कार्टिलेजिनस फिश होती है, अर्थवॉर्म है,
ठीक है जी। इन सब के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जो कुछ मेराइन फिश होती है ना भैया, जो समुद्री पानी, नमकीन पानी में पाई जाती है, उनके अंदर भी फिर ये चीज है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूरियोटेलिज्म प्रोसेस, जहां पर यूरिया वेस्ट निकलता है आपका। चलिए, अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर यूरिकोटेलिज्म प्रोसेस के बारे में, जिसमें जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है, यूरिक एसिड होता है, जिसका केमिकल नेम 2,6,8 ट्राईऑक्सी प्यूरिन होता है। तो ये थोड़ा सा लीस्ट टॉक्सिक होता है। अब लीस्ट टॉक्सिक का मतलब ये नहीं टॉक्सिक होता है, अगर इसका बॉडी में एक्यूमुलेशन होता है तो भी ये भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एंड रिक्वायर्ड मिनिमम वाटर टू एलिमिनेट, नीड मिनिमम वाटर टू एलिमिनेट, मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में से इसको एलिमिनेट करने की। एंड इट इज आल्सो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, इट इज आल्सो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। तो कई बार आप अगर किसी हड्डियों के डॉक्टर को अगर आप दिखाते हैं तो आपको बोलेगा, अगर आपके जॉइंट में पेन है, बोन पेन है कहीं पर, तो आपको वो सजेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ताकि बॉडी में किसी भी तरीके का जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकलता रहे। ठीक है जी। और हर आधे घंटे में पानी पीजिए, हफ्ते भर के अंदर इसका फर्क देखने को मिल जाता है। तो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारे पास, ये भी बच्चे यूरिक एसिड है। और एनिमल शोइंग यूरियोटेलिज्म आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एंड इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम NH3 एंड प्यूरिन। ये बनता है किससे? NH3 से और प्यूरिन से। कहाँ बनता है जी? फॉर्म फ्रॉम NH3 एंड प्यूरिन। प्यूरिन आपको पता होगा हमारे पास होते हैं एडेनाइन और गुएनाइन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पर भी, एडेनाइन भी एंड गुएनाइन भी। ठीक है, जो प्यूरिन हमारे पास एडेनाइन भी हो सकता है, गुएनाइन होता है। नॉर्मली ये जो प्रोसेस होती है कहाँ बनती है? इन लीवर सेल। ठीक है जी, सारा काम लीवर सेल के अंदर होता है। आपने पढ़ा होगा SER के बारे में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। लीवर सेल से प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेट्स में, जहां पर ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एनी ड्रग्स एंड पॉइजनस सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करता है। तो यहाँ पर ये बनते हैं, उनको डिटॉक्सिफिकेशन यहीं पर होती है। और थोड़ी बहुत लीवर सेल्स में एंड स्लाइटली इन किडनी, थोड़ी बहुत ये जो प्रोसेस होती है बच्चों आपकी, ये किडनी के अंदर होती है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, जैसे कि आपका एडेनाइन है, गुएनाइन है, ये कन्वर्ट होता है जेंथीन के अंदर। ठीक है जी, जब डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और जेंथीन जो होता है ये कन्वर्ट होता है आपका यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक, चलिए। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मेन सोर्स होता है यूरिक एसिड का, वो प्यूरिन होता है। तो जो मेन नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो हमारा यूरिया होता है। उसके बावजूद लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर है, लगभग 10 ml ऑफ वाटर इज नीडेड टू एक्सपेल 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड। तो इजिली हो जाता है बॉडी में से, लेकिन वाटर चाहिए। यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक, सो इट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट कॉजिंग एनी इल इफेक्ट्स ऑन द टिश्यू। एक्सक्रीशन जो होता है यूरिक एसिड का, एक बहुत ज्यादा ग्रेटर एडवांटेज है फॉर लैंड एनिमल्स विच हैव लिमिटेड एक्सेस ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में काफी कम होता है। ठीक है जी। अब ये नॉर्मली किसके अंदर पाया जाता है? जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। तो आपने देखा होगा उनकी जो वेस्ट मटेरियल होता है, पॉटी वगैरह जो होती है, वो किस तरीके की होती है? थोड़ी सी सेमी सॉलिड बीट जिसको बोलते हैं वो करते हैं, वो होती है। कुछ रेप्टाइल्स है, लिजर्ड्स है, स्नेक है। ठीक है, इंसेक्ट्स में कॉकरोचेस वगैरह है, लैंड स्नेल्स है, सम क्रस्टेशियंस है। तो ये एक तरीके का सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में निकलता है। जैसे आप देखो कुछ कुछ बर्ड्स है ना, जो आपका जो वेस्ट निकलता है, छोटी छोटी गोलियां सी निकलती है ना, जैसे आपने देखा होगा। जैसे ऊंट होता है, ऊंट के अंदर जो है थोड़ी सी सॉलिड गोल गोल वो गोली निकलती है ना। तो मिंगन बोलते हैं उसको, जो हमारे यहाँ राजस्थान में तो भैया। तो इसी तरीके से जो है बकरी की आपने बॉटी देखी होगी, वो छोटी छोटी गोलियां निकलती है। इसी तरीके से कुछ बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, ये सब भी इसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर सॉलिड वेस्ट में निकलता है बेसिकली। आप लोग अगर कॉमन मेथड एक्सक्रीशन का बर्ड्स में,
लैंड रेप्टाइल्स में, इंसेक्ट्स में, लैंड स्नेल्स में, और कुछ कुछ क्रेस्टिशियंस होते हैं उनके अंदर भी ये चीजें देखने को मिलती है। तो ये हमारे पास जो मेजर आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है उनके बारे में मैंने बताया। उसके अलावा कुछ और भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा, जैसे कि एलेंटॉइन है जो रेप्टाइल्स इंसेक्ट्स के अंदर है, और ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड है, कुछ कुछ मेराइन फिश है, मेराइन मोलस्कस है जिनके अंदर देखने को मिलता है। गुएनाइन है, तो स्पाइडर जो होती है वो कन्वर्ट करती है अमोनिया को किसके अंदर, गुएनाइन के अंदर। सिमिलर होता है यूरिक एसिड की तरह ही। पिप्यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनाइन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ क्रिएटिनाइन विच इज प्रोड्यूस इन मसल्स फ्रॉम क्रिएटिनाइन फॉस्फेट से। तो ये भी कुछ कुछ वेस्ट होते हैं, बट मेजर वेस्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। ठीक, चलिए। अच्छा, एक चीज और अभी मैंने डिस्कस करी थी आप लोगों के साथ, ओस्मो कन्फर्मर। एक है ओस्मो कन्फर्मर और दूसरे होते हैं हमारे पास ओस्मो रेगुलेटर। तो मैंने बताया ओस्मो कन्फर्मर यानी द एनिमल्स विच चेंज द ऑस्मोलरिटी ऑफ देयर बॉडी अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोलरिटी ऑफ द सराउंडिंग। सराउंडिंग के हिसाब से अपनी बॉडी की ऑस्मोलरिटी को क्या करते हैं जी, चेंज कर देते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर कहलाते हैं। नॉर्मली जितने भी मेराइन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट्स होते हैं, अमंग वर्टिब्रेट्स ओनली हैगफिश जो होती है वो ऑस्मो कन्फर्मर होती है। ऑस्मो रेगुलेटर विच मेंटेन द ऑस्मोलरिटी ऑफ देयर बॉडी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सराउंडिंग, यानी कि मुद्दा अपना जो है कांस्टेंट रखते हैं बॉडी का। दे हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्सक्रीटिंग हाइपो और हाइपरटोनिक यूरिन, सिर्फ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, जिसमें आपके जितने भी एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट हैगफिश वो सारे के सारे आते हैं, इसमें क्या होते हैं भैया, ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की, कौन कौन से एनिमल्स के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो जैसे कि आपका प्लेटिहेलमिन्थस है, इनके अंदर है, एशेलमिन्थस है, एनेलिड्स है, आपका आर्थ्रोपोडा है, मोलस्कस है, ठीक है ना, इन सारी चीजों के रिस्पेक्ट से। तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें विद रिस्पेक्ट टू, तो हमारे को सिर्फ यही याद रखना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। इनके बारे में ज्यादा डिटेलिंग हमारे को नहीं जाननी है। सीधा हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमंस, ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, देयर इज अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, बॉडी एंड ऑर्गन्स, लेकिन हम बात करेंगे सीधा सीधा ओनली इन वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बच्चों वो है किडनी। ठीक है, वो है हमारे पास यहाँ पर किडनी। और हम लोग क्या देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ किडनी। किडनी हमारे पास डिफरेंट टाइप की देखने को मिलती है बेटा। हम देखेंगे यहाँ पर 3 टाइप की किडनी हमारे पास प्रेजेंट होती है, जिसमें सबसे पहले है प्रोटोनेफ्रिक। ठीक है जी, प्रोटोनेफ्रिक किडनी होती है हमारे पास, मीजोनेफ्रिक होती है और मेटानेफ्रिक होती है। हमारे पास 3 टाइप की किडनी है, एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे।